रीड करो और इसका क्लास में आवाज बंद कर लो बेटा। बेटा बात सुनो, ये साथ वाला है ना पॉइंट, इसको भी पुश करना है। हाँ, इनपुट से लाइट ही नहीं आ रही, लाइट ही नहीं आ रही। तेरा हाथ नहीं जाएगा ना, तो खड़ा क्यों है? तो इसका भी जा रहा है आपको। ऑफ करके ऑन कर, चिरा की तरह इसको ऑफ करे, ऑफ करके ऑन कर। ऊपर वाली रो में तीसरा, सेकंड में थर्ड वन नहीं, लाइट नहीं साथ, तीसरे वाला, इधर वाला, इधर वाला। ओ और देख कौन सा इसी में से है। उधर उधर चल, उधर चल, सारे ऑफ कर दे एक बार। ऑफ क्यों नहीं हो रहा? सारे ऑफ करना जितने भी हैं, अब ऑन कर दो, एक एक करके ऑन कर, एक एक करके ऑन कर दो। हाँ नीचे वाले करो, एक एक करने दे, बस बस आ जा। हाँ बाकी ऑन कर, इसको पुश कर, थोड़ा जोर से पुश कर। बड़ा क्वेश्चन करो आप लोग। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड, बैठ जा देखते कर। Two bodies are projected with the same initial speed 40 meter per second. First body vertical upward, second vertical downward. ऐसा क्वेश्चन शीट में भी था, उसमें दो बॉडी थी, एक को वर्टिकल अप फेंका है, एक को वर्टिकल डाउन फेंका है, और तीसरी बॉडी को आपने रिलीज किया है फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। रिलीज का मतलब है आपने उसको ड्रॉप किया। इफ देयर रेस्पेक्टिव टाइम ऑफ फ्लाइट आर T1, T2 एंड T3, आइडेंटिफाई डिसेंडिंग ऑर्डर। किसकी ज्यादा है, किसकी कम है और किसकी कम है। कॉमन अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, देखो इधर मैं सॉल्व करता हूँ, चेक करो। इसमें क्या है, फर्स्ट में बॉडी आर प्रोजेक्टेड विद सेम इनिशियल स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट बॉडी वर्टिकल अपवर्ड, ये टावर है, यहां से एक बॉडी को आपने ऊपर फेंका है, उसी टावर से आपने दूसरी बॉडी को नीचे की तरफ फेंका, और तीसरे केस में आपने बॉडी को रिलीज किया। रिलीज का मतलब ड्रॉप किया उसको, U0। ये 40 ऊपर है और ये 40 नीचे है, तो आप ही बताओ कौन पहले आएगा, जिसको नीचे फेंका है या जिसको ऊपर फेंका है? ये वाला कब कम टाइम में आएगा, उससे ज्यादा कौन कौन लेगा ये, और सबसे ज्यादा कौन लेगा ये। तो क्या आंसर आएगा इसका? 231। चेक करो, 231 इज करेक्ट या रिपीट करो? जिसको आप ऊपर फेंक रहे हो, देखो ये पहले ऊपर जाएगी, फिर यहां से घूम के नीचे आएगी, ये सीधी नीचे आएगी और ये भी सीधी नीचे आएगी, बट ये 0 स्पीड से आएगी, ये 40 से आएगी, तो सबसे कम टाइम लगेगा T2 में। हाँ सबसे ज्यादा फिर कम, सबसे ज्यादा लगेगा इसको T1, सबसे ज्यादा T3, उससे ज्यादा, उससे कम, और सबसे कम किसमें लगेगा? T2। तो देखो क्या आंसर बनता है, समझ में आ गया सबको? ओके, तो ये सोल्यूशन की जरूरत नहीं है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी मैंने आपको शीट में दिया हुआ है। सभी बताओ बेटा, जो लोग कनेक्टेड भी हैं, विच इज द करेक्ट आंसर?
Sir, horizontal component of velocity and acceleration. Horizontal component of velocity and acceleration. क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी क्या प्रोजेक्टाइल में? अगर एक प्रोजेक्टाइल को मैं ऐसे फेंकता हूं तो एक्सेलरेशन तो इसकी फिक्स ही है जी, और वो कांस्टेंट ही है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा क्या कांस्टेंट रहेगा? इसका एक कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा, विच इज दैट u cos थीटा। तो आंसर क्या आएगा बेटा? 1 2 3 4 में थर्ड। चेक करें। यस, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। सोल्यूशन देख लो, उसमें थर्ड आंसर दिया होगा। 4 नहीं बेटा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है जब बॉडी को हम फेंकेंगे। चलो एक कंसेप्ट नोट करो सब बच्चे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल। नोट करो, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पहले तो फॉर्मूला चेक करो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने 9th में पढ़ा हुआ है, सब में याद है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। अब मान लो मैंने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका, बेटा आवाज नहीं चेक करो, मैंने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका, आप ही आंसर देने वाले हो इसका। ये प्रोजेक्टाइल है, इसको मैंने किसी एंगल से प्रोजेक्ट किया, लेट द एंगल इज थीटा। इसकी क्या स्पीड थी शुरू में? u। तो आप ये बताओ मुझे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है इस पॉइंट पर? ओ पर लिख लो, काइनेटिक एनर्जी एट ओ हाफ m u स्क्वायर। ये होगी ना। एक आर्टिकल किया था हमने लास्ट लेक्चर में, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, याद होगा आपको। वेलोसिटी आफ्टर टाइम t का फॉर्मूला आपके पास क्या आया था? u cos थीटा का स्क्वायर u sin थीटा माइनस gt का स्क्वायर। ध्यान है सबको ये? क्योंकि मैंने आपको ये कहा था कि ये वाली वेलोसिटी चेंज नहीं होती, बट ये तो होती है। अब काइनेटिक एनर्जी एट एनी टाइम क्या होगी? एट एनी टाइम t। तो अब वेलोसिटी आप ये लोगे ना आफ्टर टाइम t, तो हाफ m और इसका स्क्वायर, इसका u cos थीटा, रूट तो कैंसिल हो जाएगा, u sin थीटा माइनस gt का स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आएगा। तो आपके ऑप्शन थे ना, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी या नहीं? यस, चेंज होगी। टाइम के बाद जब वेलोसिटी बदलेगी, स्पीड बदलेगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी बदलेगी। मान लो एक प्रोजेक्टाइल को आपने फेंका 20 की स्पीड से, यहाँ पर उसकी स्पीड रहेगी 10 और टॉप पे उसकी स्पीड रहेगी 5। तो अगर स्पीड बदल रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी बदल रही है। अगर स्पीड बदलेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बदलेगी। तो अपने पास आंसर आएगा काइनेटिक एनर्जी चेंजेस। चलो आपसे पूछते हैं, टॉप पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? टॉप पे एट मैक्सिमम हाइट। पहले तो ये था वेलोसिटी कितनी होती है टॉप पे? Sir, 0. गलत कह रहे हो आप। वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है, हॉरिजॉन्टल तो नहीं 0 होती। टॉप पे वेलोसिटी u cos थीटा होती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि ये वाली वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती, वर्टिकल 0 है। तो टॉप पे अगर वेलोसिटी 0 नहीं है, मिनिमम है, 0 नहीं कहेंगे, मिनिमम कहेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी एट टॉप वो कितनी हो जाएगी? हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये वाला फॉर्मूला भी नोट करो, स्पेशल पॉइंट है अब आपके मल्टीपल चॉइस के लिए। काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप कितना होगा? हाफ m u cos थीटा का स्क्वायर, हाफ m u cos थीटा का। और कई बार ना इन दोनों का रेशियो पूछ लेते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और टॉप पे जो काइनेटिक एनर्जी है, इसका रेशियो बताओ। तो रेशियो क्या आएगा? देखो, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट
टू द काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट, इनको मैं डिवाइड करूंगा तो सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर। क्या ये कंसेप्ट समझ में आ गया सभी को? तो मैं Yes, ऐसा sir. क्वेश्चन देता हूँ, अभी सॉल्व करना सब। नोट कर लिया क्या ये बेटा? आप लोग जो कनेक्टेड है ऑनलाइन, नोट कर लिया सबने? Yes, sir. ओके, एक स्टेटमेंट लिखो फिर। A body of mass m is projected with velocity 100 meter per second, making an angle 45 degree with the horizontal। मास की वैल्यू भी ले लो आप 10 किलोग्राम। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी इनिशियल एंड काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट। दोनों निकालने हैं। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल एंड काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट। करो सिंप्लीफाई। 500 ये ज्यादा। हंड्रेड मीटर पर सेकंड तो वेलोसिटी है, उसका स्क्वायर करोगे तो 10,000, तो यही बन रहा है। 500 कैसे आ गए? काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हो आप? काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी बेटा? आप फॉर्मूला लगाओगे हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर। मास कितना है? 10 और वेलोसिटी कितनी है? 100 का स्क्वायर 5 इंटू 10 की पावर 4 जूल में लिखोगे आंसर, जूल में। अब आप बताओ टॉप पे कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी? क्योंकि सर 25,000। टॉप के ऊपर आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ एम बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और मास कितना है? 10, वेलोसिटी कितनी है? और कॉस 45 होता है 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये 25 इंटू 10 की पावर 3 आएगा। क्या ये आ गया सबका? बेटा आपका नाम बताना। पलक। पलक। किवानी आपका हो गया। इधर गरिमा। सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन? बेटा जो लोग कनेक्टेड है ऑनलाइन, सबको क्लियर है? अभिराज, Yes, sir. आर्यन, यस सर। कुहू, कृतिका, सबको क्लियर है? ओके नेक्स्ट चलो। नेक्स्ट एमसीक्यू पे आ रहे हैं। जैस्मिन, पानी की बोतल पड़ी होगी, जल्दी लेके। करो इसको। क्लैपिंग करेंगे जिसने सही कर दिया, शाबाश। क्या नहीं आ रहा? स्क्रीन पे आ नहीं रहा क्वेश्चन? आपने क्या बताना है? सेट द रेंजेस। ऑर्डर में बताना है आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे कम रेंज, उससे ज्यादा रेंज, उससे ज्यादा रेंज और उससे ज्यादा रेंज। बना के रखो अपना, लिख के रखो पेज पे।
कॉपी पे नोट करो, देखते हैं किसका सही आता है। सभी बच्चे कॉपी पे करो अपने। हाँ जी, आप अपने आंसर बना के रखो। बना के रखो बेटा, बना के। बेटा हो गया सबका ये? Yes, sir. रौनक आपका हो गया क्या? रौनक, Yes, sir. ओके चलो चेक करो, सब लोग चेक करो। सबसे पहले ये चेक करो कि 45 डिग्री पे रेंज सबसे ज्यादा होती है। मैक्सिमम रेंज आपको मिलेगी 45 डिग्री पे, सबसे दूर जाएगी ये। उसके बाद 15 पे और 85 पे रेंज सेम होगी? नहीं, सेम नहीं होगी, इनका सम 90 नहीं है। जिसका एंगल छोटा है ना, जिसका एंगल छोटा है उसकी रेंज कम आएगी, जिसका एंगल 45 से बड़ा है उसकी रेंज 45 से तो कम आएगी, हाइट ज्यादा है। अब आप ये देखो 85 वाले का रेंज 5 डिग्री के बराबर नहीं होगी। जिनका सम 90 होता है उनकी रेंज उनकी रेंज सेम होती है, तो सबसे कम रेंज तो फिर इसकी बनेगी, सबसे ऊपर जाएगा, दूर नहीं जाएगा। आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे रेंज सेम होती है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? जिनका सम 90। तो आप ना क्या किया करो ऐसे क्वेश्चन में ना, एक्यूट एंगल निकाल लिया करो, छोटे वाला। एक्यूट तो सारे हैं लेकिन छोटे वाला, ये तो 15 है ही, इसको 85 ना लेके ना आप 90 और में से माइनस करके देखो, ये 5। उसके बाद ये मेरा बनेगा 35। 35 और 50 का 55 की रेंज सेम होगी, तो मेरा आंसर आ रहा है सबसे कम रेंज 85 वाले की, उससे ज्यादा रेंज आएगी 35 इसकी 15 वाले की, उससे ज्यादा रेंज आएगी 55 वाले की, और उससे ज्यादा रेंज आएगी 45। ये आंसर आएगा। एक बार रिपीट करूं क्या इसको? सुनो एक बार दोबारा से देखो, मैं रिपीट करता हूँ। आपको मैंने एक चीज बताई है कि जिनके सम 90 होते हैं उनकी रेंज सेम होती है। ये एंगल है 15। अब यहाँ हमें आइडिया कैसे लगाना है, इसकी रेंज 5 डिग्री वाली के बराबर होगी, इक्वल होगी ना 5 डिग्री और 85 डिग्री की। रेंज ऑफ 5 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू रेंज ऑफ 85 डिग्री। सिमिलरली रेंज ऑफ 35 डिग्री इज इक्वल टू रेंज ऑफ 55 डिग्री। अब आपके पास सारे एंगल 45 से नीचे बना लिया आपने, फिर जो कम वाला है उसकी रेंज कम होगी, 15 वाले की उससे ज्यादा होगी, 35 वाले की उससे ज्यादा होगी, 45 वाले की उससे ज्यादा होगी। रेंज जब भी कंपेयर करनी है सब एंगल को 45 से नीचे ले आओ, क्योंकि दो का सम 90 है ना, फिर आप उस ऑर्डर में ले लो, सबसे कम एंगल सबसे कम रेंज, सबसे बड़ा एंगल सबसे बड़ी रेंज। लेकिन ध्यान रखना एंगल मस्ट बी लेस देन 45। अब देखो क्या आंसर आएगा, डी पहले, फिर आएगा ए, फिर क्या आएगा सी, और फिर क्या आएगा, ये आंसर है। क्या ये क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. ओके, ये ऑप्शन थे इसके। तो आप कैलकुलेशन मैथमेटिकली भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया थ्योरेटिकली आप वो भी कर सकते हो। तो डी ए
सी बी, ये आंसर आ गया। क्या माइंड में रखना है आप, जब भी रेंज कंपेयर करनी है आप सभी एंगल्स को 45 से नीचे ले आओ। वो कैसे लेके आएंगे, मान लो कोई एंगल 80 डिग्री है तो आप समझ लो वो 10 डिग्री वाली रेंज के बराबर, दोनों का सम 90 हो गया। मान लो कोई एंगल 60 डिग्री है तो उसकी रेंज किसके बराबर होगी, 40 डिग्री के बराबर, 30 के इक्वल होगी। मान लो कोई 89 डिग्री पे फेंका, उसकी रेंज 1, तो फिर 1 डिग्री वाली जो रेंज है तो सबसे कम होगी। ऐसे चेक करना है, ध्यान रहेगा सबको। और कल शीट पूरी करनी जरूरी है 50 तक। आप उसको पीडीएफ में भेजो, जो क्लास में आएंगे मैं आपकी कॉपी चेक कर सकता हूँ, तो दैट कि हम डाउट्स क्या है। और इस बार जो आपके एग्जाम स्कूल के होने हैं वो मल्टीपल चॉइस होने हैं फर्स्ट पैटर्न की अकॉर्डिंग, जो आपके सितंबर जब भी होंगे देख लेना। ये वाला स्किप कर रहा हूँ मैं, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन ले रहा हूँ सर। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ था जो आज हमने किए थे बैकअप क्लास में। ये वाला करो बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्लैपिंग वाला क्वेश्चन है। थ्योरी का ही है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, समझो और सोचो। बना के रखो। बेटा बोलो सब लोग अपने अपने आंसर बोलो। फर्स्ट कौन कौन कह रहा है, नाम बोलो अपना, हाथ खड़े, सर क्लास विनीत। खड़े करें। और जो कनेक्टेड है अपना नाम बोलो फर्स्ट, फर्स्ट के लिए। सर विनीत। विनीत कह रहा है फर्स्ट। एक मिनट, फर्स्ट फर्स्ट कौन कह रहा है, ओके। सेकंड, क्लास में 10 या 11 बच्चे कह रहे हैं, और जो कनेक्टेड है वो बताओ। थर्ड, पिंकी थर्ड, 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 4-5 बच्चे क्लास में थर्ड। सर ये मे और मे नॉट हिट। सर सेकंड आएगा। और कोई, तू आपका आंसर बताओ। कृतिका आंसर बेटा, कोमल सर आंसर, डोनाल्ड आंसर, मान्या, महक, मुस्कान। ओके चलो, नहीं आइडिया। सर सेकंड आएगा। सेकंड पूछ रहे हो, बता रहे हो? सेकंड आपका आंसर है या चेक कर रहे हो बेटा? सर सेकंड है आंसर, हिट्स द टारगेट। चलो मैं बताता हूँ आपको क्या आंसर होगा इसका। इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं। एक हंटर एम कर रहा है एक मंकी को, यहां से एक हंटर शिकारी है, वो एक ट्री पे बैठे हुए मंकी को एम कर रहा है अपनी गन से। लेट मंकी सिटिंग हियर, ये ट्री है, और वो मंकी यहाँ बैठा। हंटर इज एमिंग एट द मंकी, बट जैसे ही बुलेट को फायर करते हैं मंकी डर से ना ड्रॉप हो जाता है, उसके हाथ छूट जाते हैं। अब हो क्या रहा है सिचुएशन देखो, बुलेट तो वैसे जाएगी भी नहीं जैसे मैंने लाइन लगाई है, बुलेट तो ऐसे जाएगी, प्रोजेक्टाइल बन के जाएगी। उधर से मंकी घबरा गया,
तो क्या मंकी एग्जैक्टली वही होगा जहां से बुलेट जाएगी? अगर आप मे और मे नॉट कहोगे तो वो भी एक ऑप्शन है। अगर आप कहोगे एग्जैक्टली वही है तो भी ऑप्शन है। हो सकता है कि ट्री काफी दूर हो और बुलेट ऐसे जाए, तो मंकी क्या उस वक्त यहाँ होगा? जो बच्चे सेकंड आंसर दे रहे हैं ना, सुन लो पहले सेकंड वाले। अगर बुलेट इधर से जाती ऐसे, तो उनके अकॉर्डिंग मंकी अब यहाँ होता। मंकी को बुलेट तभी हिट करेगी जब बुलेट जहां पर है मंकी भी वही हो उस वक्त पे, जब बुलेट क्रॉस कर रही है, तब तो आपका सेकंड आंसर सही हो। अगर आपको ये लगता है कि मे बी इट हिट द मंकी और मे नॉट हिट, तो शायद ऑप्शन 4 था। बट मैं यहाँ मैथमेटिकली प्रूव करूंगा कि मंकी वही होगा जहां बुलेट होगी। उसको मैं मैथमेटिकली प्रूव करूंगा कि जो डर गया वो मर गया। अगर मंकी ड्रॉप नहीं होता तो मंकी बच जाता। अब मंकी ड्रॉप हुआ है यहाँ, ड्रॉप, और मंकी ड्रॉप हुआ तो क्या एग्जैक्टली वो बुलेट वाली जगह पे है? चलो हम इसको प्रूव करके देखते हैं। लेट अस चेक इट। आइए देखते हैं। अब मैं ट्री नहीं बना रहा हूँ, ये मंकी है। अब हम कंसेप्ट पे आ रहे हैं। लेट ये मंकी है और यहां से मैंने एम किया, मैंने नहीं मतलब हंटर ने एम किया, ये वो बुलेट है। उतना ही बना रहे हैं जितना हमें चाहिए, और उसको किसी वेलोसिटी से फेंका होगा। इसकी वेलोसिटी ले लेते हैं, यू बना लेना बेटा। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हम कर रहे हैं। हमने ये देखना है कि क्या मंकी उसी जगह पे होगा जिस पे जहां से बुलेट जा रही। अगर होगा तो हिट करेगा, नहीं तो फिर कोई और आंसर देखेंगे। लेट की बुलेट यहां से भी, बुलेट प्रोजेक्टाइल बन के इधर से गई, यहां से बुलेट कितनी हाइट से गई? बुलेट वाई हाइट से क्रॉस की, और मंकी कहां पर था? लेट मंकी किसी एच हाइट पर था। ये नाम, ये सिंबल तो कुछ भी ले सकते हैं, एच ले लो, एक्स ले लो। अब बुलेट को ये बुलेट है, ये वाली बुलेट, बुलेट को यहाँ आने में कितना टाइम लगा? टी। बुलेट को यहाँ आने में कितना टाइम लगा? देखिए बुलेट टी टाइम में जब यहाँ आई तो उसकी वाई कितनी थी, ये चेक करते हैं। आपको टी टाइम में इसके पास वाई कितना था? आपको याद होगा वर्टिकल मोशन अगर मैं लगाऊं, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यस और नो? वर्टिकल मोशन ऐसे ही लगाते हो ना। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट ले लेते हो आप, वर्टिकल कंपोनेंट v साइन थीटा। तो बुलेट इस हाइट पर थी, बुलेट इस हाइट पर थी, और मंकी कहां पर था? h हाइट पर। मंकी कहां पे था? h हाइट पर। अगर ग्रेविटी ना होती ना तो ये बुलेट सीधी जानी थी। इसको प्रोजेक्टाइल कौन बना रहा है? ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी ना होती तो ये बुलेट सीधी जानी थी। मतलब बुलेट ने h हाइट कवर करनी थी। अगर ग्रेविटी ना होती तो g को अगर मैं 0 ले लूं तो बुलेट h हाइट पे होती। क्या सेकंड इक्वेशन समझ में आ गई? अभी Yes, मंकी sir. का हमने कुछ नहीं किया। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ, इफ g इज नॉट देयर तो आपका g 0 होता। आपकी इक्वेशन क्या बनती है? h इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी। बट g इज देयर, तो आपकी इक्वेशन क्या बनी? ये। तो बुलेट कितना नीचे से जा रही है ये मैं चेक करना चाह रहा हूँ दो इक्वेशन से। तो h माइनस वाई से बुलेट मंकी को मिस करती, यही है ना? इसको माइनस करके देखना, माइनस हाफ नहीं प्लस हाफ डी, प्लस हाफ डी। आप माइनस कर रहे हैं ना। इसका अब इस इक्वेशन का मतलब ये हुआ, अगर मंकी वहीं का वही रहता, मान लो मंकी नहीं है, कोई फ्रूट है, ये कोकोनट है जिसको हम एम कर रहे थे, वो तो नहीं डरेगा। तो उस केस में बुलेट कोकोनट से कितना नीचे से जाती? हाफ जी टी स्क्वायर।
अब आपा ये देखते हैं कि अगर मंकी गिरता है, अगर उसने भी टी टाइम में हाफ जीटी स्क्वायर कवर कर लिया, फिर तो वो भी वहीं आ गया जहां से बुलेट गई है। या ना? अगर मंकी ड्रॉप होता और उसी जगह पे आ जाता, वो जगह कौन सी है? हाफ जीटी स्क्वायर नीचे। चलो आज मंकी की तरफ से बात करते हैं। लेट अस टेक मंकी, कि क्या मंकी उधर से ही जाएगा, यहां मंकी लिख लेते हैं। मंकी जब ड्रॉप होगा तो मंकी की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। मंकी को कौन नीचे लेके आ रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मंकी ने कितने टाइम ट्रेवल करना है? जितने टाइम बुलेट ट्रेवल की। मंकी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया नीचे की तरफ? u0 है तो हाफ जी टी स्क्वायर। मंकी भी बाई चांस उतना ही डिस्टेंस कवर कर गया जितने डिस्टेंस से बुलेट ने मिस करना था उसको। तो क्या आंसर होगा? डेफिनेटली हिट द मंकी। आंसर इज, क्वेश्चन पढ़ो आप, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना। उसने क्या कहा है? एज सुन एज बुलेट लीव द बैरल मंकी ड्रॉप्स। घबरा के वो गिर गया वहां से, अगर वो नहीं गिरता तो बच जाता। ऐसा नहीं है बेटा, अगर ये एंगल ऐसे भी होता ना, ऐसे भी प्रोजेक्टाइल होती, ऐसे वाली प्रोजेक्टाइल भी होती और नीचे की तरफ आ रही होती लेफ्ट, तो मंकी यही मिलता आपको, क्योंकि आपने उसको टाइम चेंज कर दिया ना। आपका यहाँ भी तो टाइम टी है वो, तो जितना टाइम बुलेट ने ट्रेवल किया, अब एस किसके इक्वल हो गया? इसके इक्वल। तो जितना नीचे से बुलेट जा रही थी मंकी उतनी उसी जगह पे था। अगर ये बुलेट, जैसे जैस्मिन कह रही है, अगर ये बुलेट मान लो ट्री के बिल्कुल बॉटम से पास करती ना, तो टाइम भी ज्यादा लेती, मंकी को भी उतना ही टाइम ज्यादा मिलता, मंकी यही मिलता। इसका आंसर क्या है? जो डर गया सो मर गया। हाँ, उस पे आते हैं। हाँ, अगर मंकी ड्रॉप होता है तो अब वो केस ढूंढते हैं जिसमें आप मंकी को बचा सकते हैं। चलो शीट चेंज करते हैं, पहले इसका आंसर लिखो। मैं आपके सारे आंसर, क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ। देखिए, एक केस ये है कि मैंने यहां से किसी ने बुलेट फायर की लेट, और वो बुलेट ट्री तक पहुंची ना हो, पहले ही बुलेट गिर गई हो, उस केस में कोई फर्क नहीं पड़ता, मंकी ड्रॉप भी हो जाए। अगर प्रोजेक्टाइल की रेंज में ही नहीं है ट्री, तो इस मंकी के ड्रॉप होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बुलेट ही यहाँ। तो यहाँ पर उसकी रेंज में होना चाहिए। अगर ट्री उसकी रेंज में है, यहाँ पर है ट्री, तो वो मंकी एग्जैक्टली जिसको एम किया था वो यहीं मिलेगा। और अगर ट्री यहाँ पर होता, वो मंकी यहाँ मिलेगा। अगर ट्री यहाँ पर होता, वो मंकी उस टाइम पे यहाँ मिलेगा डेफिनेटली। इसी को तो मैथमेटिकली प्रूव किया है। तो इसको नोट कर लो अच्छे से, अपना हेडिंग बना के ऐसे नोट करो। नोट कर ले बेटा, तेरा क्लियर हो जाएगा इससे। एज सुन एज बुलेट लीव द बैरल, लीव द बैरल, गन का जो बैरल होता, लीव द बैरल, इफ मंकी या कोई भी बॉडी, मंकी ड्रॉप्स, नहीं आ रही क्या? If monkey drops, then definitely bullet will hit the monkey. बस एक ही कंडीशन है कि वो ट्री उसकी रेंज में होना चाहिए। ये नहीं कि मंकी हिसार बैठा हम यहाँ से फायरिंग कर रहे हैं, उसमें नहीं होगा, वो उसकी रेंज में होना चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट करो, अगर मंकी ड्रॉप ना होता, लेट मंकी ना होके कोई भी पॉइंट ले लो ट्री का, या कोई फ्रूट समझ लो आप, वो तो ड्रॉप नहीं होगा ना। अगर मैं यहाँ पर एम करता हूँ, इस जगह पर एम करता हूँ, यहाँ से बुलेट को फायर किया,
बुलेट नहीं तो आप स्टोन पत्थर भी मारते हो ना कई बार कोई चीज को तोड़ने के लिए। तो अगर आपने यहाँ से बुलेट को फायर किया, ये ड्रॉप नहीं होगा, तो ये बुलेट कभी उसको हिट नहीं करेगी, नेवर हिट। हाँ उस पे आते हैं बेटा एक बार। एम किया, जब मैं एम की बात कर रहा हूँ ना, तो बिल्कुल उसके सामने रख के एम करना होता। एम किया, हाँ मैं दोबारा दिखाऊंगा क्वेश्चन आपको। अगर अगर उसको एम कर रहे हैं तो बुलेट उसको हिट नहीं करेगी। कितना नीचे से जाएगी ये नोट कर लो, हाफ GT² नीचे से जाएगी। इनके बीच का ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, जो मंकी ने कवर किया था वो कितना था, हाफ GT²। अगर आपसे पूछे कितने डिस्टेंस से मिस करोगे टारगेट को, हाफ GT। अब वो अलग चीज है, उसके बाद में एक बार ये देखो। अब मान लो मुझे इसको ही हिट करवाना है, इसको ही हिट, तो फिर मैं इसको एम नहीं करूंगा, मैं इसके ऊपर एम करूंगा बुलेट को, ताकि जिसको मैं एम कर रहा हूं उसको तो लगेगा ही नहीं, वो बुलेट जाके फिर इसको हिट करेगी ऐसे। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि मैं कितना ऊपर एम करूं, मैं हाफ GT² ऊपर एम। जब आप लोग गन से बैलून को मारते हो कभी कहीं पर भी फेयर में, मेले में, तो आपके सामने बैलून बहुत बड़े साइज का होता है, आपको तब आइडिया नहीं लगता बैलून का साइज बड़ा है, और आप भी बहुत दूर नहीं खड़े होते। तो आप जहां टारगेट को लेते हो वो नीचे से भी जाएगा तो भी बैलून पे लग जाता है। लेकिन अगर आप एक छोटा सा पॉइंट बनाओ, उसको एम करना, कभी भी आप हिट नहीं कर पाओ। तो जो लोग शूटिंग गेम खेलते हैं उनको यही प्रैक्टिस करवाते हैं कोच, कि आपको यहाँ एम नहीं करना, इसके ऊपर एम करना। कितना ऊपर करना है वो सारी कैलकुलेशन करते हैं, फिर उनको सिखाते हैं। आप 100 मीटर की गेम खेल रहे हो तो 100 मीटर में कितना टाइम लगेगा प्रोजेक्टाइल को, उसको हाफ GT² करना है, उतना आपने ऊपर एम करना है, तभी आपको टारगेट पे हिट करेगा। लेकिन अगर आप टारगेट को एम करोगे तो आप मिस करोगे। ये तो बाई चांस मंकी ड्रॉप हो गया तो वो मर गया, लेकिन अगर वो ड्रॉप नहीं होता तो वो बच जाता। अब वो क्वेश्चन दोबारा देख लो जो आपका था, और फिर आपका आंसर क्या होगा। आंसर तो बन ही गया, लेकिन फिर भी क्वेश्चन कहाँ गया, यही था ना। गन इज फायर्ड एमिंग, ये रहा बेटा एम लिखा हो। गन इज फायर्ड एमिंग एट ए टारगेट, टारगेट को हमने क्या बना लिया, मंकी। सेम प्लेन का मतलब जहां आप मार रहे हो सामने। एट द मोमेंट ऑफ फायरिंग monkey is released and freely fall under gravity, then the bullet will miss the target by passing over it, hit the target, will miss the target by passing below it, may or may not hit। may क्यों, अगर दूर हुआ तो, अगर उसकी रेंज में ना हो एम, फिर तो यहाँ हमने जो आंसर दिया हुआ है ना, वो हमने देखो टारगेट के साथ इसको सॉल्व किया तो हमने हिट वाला दिया हुआ, तो यहाँ मान के चल रहे हैं कि उसकी रेंज में है। बट ये मेंशन करना पड़ेगा क्वेश्चन में कि ट्री शुड बी इन द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अगर रेंज में नहीं होगा फिर हिट नहीं करेगा। तो आप इसको समझ लो कि रेंज में था, और इसका आंसर क्या हो गया, डेफिनेटली हिट द। यहाँ 2 पॉइंट मैंने आपको बताए, वो आपने अच्छे से नोट करने बेटा। जब आप इसको एम करते हो तो आप कितना नीचे से जाते हो, आप प्रोजेक्टाइल यहाँ से जाएगी, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, हाफ GT²। अगर आप चाहते हो कि इसको हिट करें तो आप कितना ऊपर एम करो, ताकि वो आपके निशाने पे लगे जाके, वो भी हाफ GT। और T इसमें क्या टाइम होगा, जिस टाइम पे बुलेट वहां तक पहुंचेगी, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल होगा, वो चाहे आपको निकालना पड़े या आपको दिया हो। अगर मैं ये कहता हूँ कि ये वाली बुलेट यहाँ पर ट्री है ये, और 2 सेकंड में वहां पहुंचती है, 2 सेकंड में, तो टारगेट से कितना मिस किया, तो मैं लिखूंगा हाफ GT², 2 सेकंड, तो ये 2 रह गया। आप कहेंगे 20 मीटर टारगेट्स को मिस किया। तो अगर टारगेट को हिट करना हो तो कहाँ एम करें, 20 मीटर ऊपर। क्या आप कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको, स्नेहा समझ में आ गया आपको, वाणी, पलक, मुस्कान है यार पीछे, महक,
समझ में आ गया बेटा? ये साथ में कौन है? करीमा। इधर बेटा एंगल क्लियर हो गया ये? पिंकी आपको? आपको बेटा सबको क्लियर? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये रहने दो अभी, ये ट्रांसलेशनल मोशन का है, इसको बाद में देखते हैं। एक बार प्रोजेक्टाइल पे काम करते हैं। अभी मैंने क्वेश्चन नहीं दिया। इसको करो, ट्राई करो। दो स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? वर्टिकल अप का मतलब थीटा 90 डिग्री, उसी फॉर्मूले में पुट कर लो। टू बॉल्स ऑफ डिफरेंट masses आर थ्रोन वर्टिकल अपवर्ड, ये भी शीट में क्वेश्चन है। विद सेम इनिशियल वेलोसिटी they rise to the same maximum height above the ground. मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। इसमें कहीं मास नहीं आता, देखो कहीं मास नहीं आता। और वर्टिकल आप फेंका तो थीटा कितना होगा? 90। तो मैक्सिमम हाइट दोनों की कितनी होगी? तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? या सही है? फर्स्ट सही है, सेकंड पढ़ो। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट देखो, टू बॉल्स ऑफ डिफरेंट masses आर प्रोजेक्टेड वर्टिकल अपवर्ड, ऐसे फेंका इनको ऊपर की तरफ। जितनी स्पीड से आप फेंकते हैं ना, मैंने काइनामेटिक्स में बताया हुआ, जब बॉडी उस पोजीशन पे आती है उसकी स्पीड सेम हो। जो बच्चे काइनामेटिक्स कर रहे हैं उनको अभी शायद नहीं समझ में आया, जिन्होंने कर लिया। कितनी स्पीड से आप फेंकते हो, आप इसको न्यूमेरिकल बना के देख लो। अगर मैं इसको 10 की स्पीड से फेंकता हूँ, ऊपर जाके ये रुकेगी फिर वापस आएगी। जब ये यहाँ वापस आएगी तब इसकी स्पीड 10 ही मिलेगी आपको। तो इसका भी क्या आएगा आंसर? दे पास टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन डाउनवर्ड मोशन विद द सेम स्पीड, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। यहाँ दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शंस ये थे, देखना क्या ऑप्शन आएगा। क्या कह रहे हैं बेटा? बी पॉइंट में मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे मैंने एक बॉडी को फेंका, कितनी स्पीड से फेंका, जब वो वापस आएगी ना ऊपर से नीचे, तब उसकी स्पीड सेम ही होगी और डायरेक्शन उसकी डाउनवर्ड हो। आप चाहे कोई न्यूमेरिकल लेके भी कर सकते हो। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, बोथ आर ट्रू, बोथ आर ट्रू। ये रहने दो, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये भी एक बार रहने दो। ये वाला करो बेटा, 16, क्वेश्चन नंबर 16 करो। बेटा 45 डिग्री पे रेंज और 135 पे, कौन सा ऑप्शन है आपका?
देखो फर्स्ट है या नहीं। अगर मैं थीटा को 45 पुट करता हूँ तो रेंज सेम आएगी 135 पे भी, बिकॉज साइन 45 पुट करने पे 90 बन जाएगा और 135 पुट करने पे साइन 270। दोनों ही केस में साइन की वैल्यू क्या होती है, 1 होता है, 1 और -1। 270 पे -1 होती है। माइनस से ये मतलब हुआ यहाँ पे कि अगर मैं 45 पे फेंकता हूँ तो इधर जाएगी, अगर मैं 135 पे फेंकता हूँ तो ये इधर आएगी, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी बट रेंज सेम होगी। रेंज का मैग्नीट्यूड सेम होगा 45 पे भी और 135। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बन गया। साइन 90 भी 1 होता है, साइन 270 -1 होता है। माइनस का मतलब रेंज नेगेटिव, रेंज नेगेटिव हो सकती है लेफ्ट साइड में। तो एक्चुअल में ये इसके दो आंसर बनेंगे, तो सेम होगी बेटा, आंसर इज 1। इसको करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। सब लोग अपना आंसर बोलना बेटा। फर्स्ट गलत है क्या? When a body is projected at an angle 45 degree, its maximum height is half the horizontal range, जबकि वो 4 टाइम का रिलेशन है। वो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, टेंजेंट थीटा 4h/r। 45 पुट करेंगे तो 1 आएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड सही है क्या? तो आपका आंसर क्या बनेगा? लेकिन ये तो 1 दे रहा है, इसने आंसर क्या दिया 1, क्योंकि उसका रीजन बताते हैं आपको। दोबारा क्वेश्चन पे आओ, फर्स्ट स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़ते हैं। ये गलत है, इसका आंसर 4 कर लो बेटा, 4 सही है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड 2 इज, कर लोगे ये चीज? करो। कौन सा? ऑप्शन 4 कह रहे हैं बच्चे, सेकंड भी कह रहे हैं। दोनों स्टेटमेंट ठीक लग रही है क्या आपको? पहली स्टेटमेंट है बेटा 1 0, जब आप उसको फेंकते हो मैक्सिमम हाइट पे तो वेलोसिटी तो उसकी होती है u cos थीटा, एक्सेलरेशन ये होती है g, तो 90 डिग्री का एंगल होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, 4 आना चाहिए, 4। ये नोट कर लो बेटा, ये वाला चीज देखो। मैं यहाँ पे आपको हर जगह पे डायरेक्शन दिखाता हूँ, वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की। अगर आपसे पूछते स्टार्टिंग में यहाँ, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होती है, एक्सेलरेशन नीचे होती है। ये एंगल 90 से बड़ा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है। एट द मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी हमेशा इधर होती है और एक्सेलरेशन इधर होती है, तो ये एंगल होता है 90। एट द बॉटम वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर होगी और एक्सेलरेशन की इधर होगी, तो ये एंगल एक्यूट होगा।
इसको भी अपने नोट्स में बना लो कि या ग्राउंड से लेकर मैक्सिमम हाइट के बीच में यहाँ पर एंगल 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा इस रीजन में, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में एंगल 90 होगा, और उसके बाद ये एंगल 0 से तो बड़ा होगा बट 90 से छोटा होगा। इसको अपने नोट्स में डालो, 0 से बड़ा होगा बट 90 से छोटा। टाइम देखना कितना हो, 58। एक बार जाना नहीं है, 2 मिनट सुनो। ये इसलिए प्रैक्टिस करवाइए कि आपको एक शीट दी हुई जिसमें 1 to 50 क्वेश्चन मैंडेटरी है, कल चेक करवाना। उसमें जो भी डाउट्स आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे क्लास में, लेकिन डाउट्स बहुत ज्यादा नहीं आने चाहिए। ये नहीं है कि 50 के 50 मैं करवाऊं, आपके मैक्सिमम डाउट 10 या 12 के बीच में होने चाहिए। इसलिए उसको अच्छे से ट्राई करो, उसमें जो डाउट आएगा वो फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, आज प्रोजेक्टर काम नहीं कर रहा, कल से इसको फिर इंस्टॉल करते हैं दोबारा।